प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की होगी अहम भूमिका। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का अभियान जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से हुई शुरू। और राजिम के त्रिवेणी संगम में माघी पुन्नी मेला संपन्न, मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण झूले का किया लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के सामान्य नागरिक को सशक्त करने का माध्यम और देश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करके इनके फायदों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और उन्नत तकनीक का आधार है, जो तेजी से आपूर्ति और लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार ने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कई नई पहल की हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में तेजी से उभरते क्षेत्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणाली, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, जीनोमिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन प्रौद्योगिकी स्थानीय होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी तकनीक से विभिन्न क्षेत्रों में मनोबल बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता आएगी, जो समय की मांग है। की फील्ड में हमारा विजन डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक जैसे आधारों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट विजन एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पब्लिक सर्विसेज और लास्ट माइल डिलीवरी भी अब डेटा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रही है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं, तो आज भी आपने बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है, उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। इस बार हमारे बजट में सनराइज सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है। वेबिनार का आयोजन केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, वैज्ञानिक कार्यों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने किया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्धस्तर पर जारी है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों ने राहत सामग्री के साथ आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के अभियान में शामिल हैं।
इस बीच पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शेहयनी मेदिएका सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। दूतावास ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले से ही भीड़ मौजूद है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए जारी अनिवार्य परामर्श में दूतावास ने कहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में लिविव और टेर्नोपिल तथा अन्य स्थानों में मौजूद भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर्ज सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्प के रूप में भारतीयों को दक्षिण की ओर यात्रा का परामर्श दिया गया है ताकि वे हंगरी या रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से बाहर निकल सकें। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने मेदिएका और बुडोमिर्ज सीमा चौकियों पर अधिकारियों को तैनात किया है। ये अधिकारी यूक्रेन से बाहर निकलने वाले भारतीयों की स्वदेश पहुंचने में सहायता करेंगे। अन्य सीमा चौकियों को पार कर पोलैंड पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों से जेस्जो में होटल प्रेज़डेंकी पहुंचने को कहा गया है। भारतीय छात्रों के पास धन की कमी होने की स्थिति में भारतीय दूतावास होटल को छात्रों के आवागमन का शुल्क भुगतान करेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। जेईई मेन 2022 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 2 सत्रों में किया जाएगा। पहला सत्र इस वर्ष अप्रैल में होगा, जबकि दूसरा सत्र आगामी मई महीने में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र की परीक्षा की संभावित तिथि 16 से 21 अप्रैल है, जबकि दूसरे सत्र की संभावित तिथि 24 से 29 मई होगी। जेईई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए जेईई मेन 2022 की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई, वहीं 10वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। कोरोना महामारी के चलते 1 वर्ष बाद ऑफलाइन तरीके से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राज्य में 12वीं की परीक्षाओं के लिए 6,73,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को उनके ही स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। ये परीक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चली। रायपुर स्थित जयप्रकाश नारायण पांडे स्कूल के प्राचार्य MR सावंत ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और पूरी व्यवस्था अच्छी है। रोल नंबर के लिए हमने डिस्प्ले बोर्ड तैनात किया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का रूम देखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रूम प्लान पहले से ही तैयार है और पहले दिन ही हमने पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी है। यदि हमने पहले दिन ठीक से काम कर लिया तो बच्चों को इस प्रकार की आदत होगी, तो मेरे ख्याल से आने वाले 12वीं की किसी भी परीक्षा में इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। डिसिप्लिन से परीक्षा आयोजित की जाएगी। रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल में परीक्षा देने पहुंची कुछ छात्राओं ने प्रश्न पत्र को कठिन बताया तो कुछ ने इसे सरल कहा। सर पेपर तो अच्छा आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मतलब हम लोग जो पढ़े थे उससे भी अलग आया था, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा ट्राई किए बनाने का। अच्छा गया पेपर। जैसा सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। जितना डर था उतना भी ऐसा बोल सकते कि जितना इजी था पेपर। हार्ड बोल के सोचे थे कि कोरोना के बाद हार्ड आएगा, लेकिन नहीं था, इजी था। अगर पढ़े हैं साल भर तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया है। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया है। ये माओवादी सुरक्षा दल में डिप्टी कमांडेंट के रूप में सक्रिय था। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कटेकल्याण थाना क्षेत्र के तुमकपाल के जंगलों में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की। नक्सल सूचना पे कटेकल्याण थाना क्षेत्र के अंदर दंतेवाड़ा डीआरजी का बल रवाना हुआ था। हम लोग तुमुकपाल के पास जब जंगल में पहुंचे तो पहले से घात लगाए नक्सलियों ने हमारे पर जानलेवा हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग करी। हमारे द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ फायर किया गया और जब फायर खत्म होने के बाद एरिया को सर्च किया गया तो हमको एक नक्सल पुरुष कार्डर का शव मिला है। इस नक्सल कार्डर की पहचान
लखमा कवासी के रूप से की गई है, जो कि 31 नंबर प्लेटून का सदस्य था और इसके ऊपर शासन के द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित है। इसी सर्चिंग में साथ में एक 5 किलोग्राम का आईईडी, एक देसी कट्टा एवं अन्य नक्सली सामान भी मिला है। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपनी नवाचार योजनाओं के माध्यम से पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए लागू की गई ये योजनाएं बड़ा बदलाव ला रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित कौही गांव में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। कृषि के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा कई नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में पराली का संकट छाया हुआ है, लेकिन राज्य में गौठान के माध्यम से इसके उचित उपयोग का रास्ता दिखाया गया है। श्री बघेल ने कहा कि कौही में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से खेतों में सीधे सिंचाई के बजाय तालाबों में पानी भरा जाएगा और वहां से सिंचाई होगी। इस प्रकार से होने वाली सिंचाई सामान्य सिंचाई की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य में चल रहे माघी पुन्नी मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किया। त्रिवेणी संगम के समीप बने इस झूले से राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमश ऋषि आश्रम आपस में जुड़ जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस झूले से राजिम पुन्नी मेला को और भव्यता मिलेगी और यहां आने वाले पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को आवागमन में आसानी होगी। सब लाखों के तादाद में राज्य में सब श्रद्धालु आए हैं और अनेक प्रकार के आयोजन, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। मेला के भी लोग आनंद ले रहे हैं, सब लोग मेल मुलाकात। और ये झूला जो बना है वो हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि बरसात के दिनों में हम कुलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाते थे। बाढ़ की स्थिति में तो पुजारी के भी जाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता था, कई बार पुजारी वहाँ घिर भी जाते थे। अब ये झूला बन जाने से न केवल पुजारी को बल्कि आम श्रद्धालुओं को वहाँ जाने का अवसर मिलेगा और पर्यटकों को भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। समापन अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड स्थित पर्यटक स्थल अमृतधारा जलप्रपात में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। लाई गांव में आयोजित इस महोत्सव को संबोधित करते हुए डॉक्टर महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद जरूरी हैं। जीवन का प्रमुख अंग है, उसको हम दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जताने के लिए हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। साथ ही हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धाराएं हैं, छत्तीसगढ़ में अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं। उन सब बातों के लिए अलग अलग जगह पर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें दिव्यांग बच्चों ने भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम स्थल पर शासकीय विभागों की विभिन्न योजनाओं पर आधारित स्टॉल भी लगाए गए थे। केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पुरस्कार उन स्टार्टअप्स और उत्कृष्ट लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों में पशुपालन, निर्माण, पेयजल, शिक्षा और कौशल विकास,
ऊर्जा, उद्यम, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और फिनटेक सहित कई अन्य विभाग शामिल हैं। प्रत्येक स्टार्टअप विजेता को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। विजेता और उपविजेता को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। एक विजेता इंक्यूबेटर और एक विजेता एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।